हेलो नमस्कार स्टूडेंट, वेलकम टू इनोवेशन स्टडी चैनल। आप सभी का स्वागत करते हैं आपके परिवार इनोवेशन स्टडी चैनल में। चलिएगा, हमारा तीसरा मॉडल पेपर है चल रहा था, उसकी आज लास्ट क्लास लेके आए हैं। तीसरा मॉडल पेपर इस क्लास में कंप्लीट करने वाले हैं, यानी 20 से लेके 20 तक हमने कंप्लीट कर लिया था। 21 के 2 क्वेश्चन हैं, 22 के भी 2 क्वेश्चन रहेंगे, 23 के भी दो क्वेश्चन, यानी अथवा वाले क्वेश्चन है वो भी अपन साथ में कंप्लीट करते हैं। और आप डेली क्लास अटेंड कर रहे होंगे, डेली हमारी क्लास आती है सुबह, ठीक है। डेली क्लास को ज्वाइन कीजिएगा। इसके बाद में अपन एक्सीलेंट डेस वर्क भी साथ में शुरू करने वाले हैं, तो एक क्लास हमारी सुबह हो जाएगी, एक क्लास हमारी शाम को हो जाएगी। तो आपको दोनों टाइम एक एक्सीलेंट पढ़ोगे और एक संजीव पढ़ोगे तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। बेझिझक से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास में लगी बेल आइकन को दबा लें, क्लासों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करके बताएं जो भी आपको डाउट लगता है। यानी पूरी एक्सीलेंट और संजीव दोनों करने वाले हैं। जैसा कि एक्सीलेंट के साथ में कुछ एक मॉडल पेपर भी आते हैं, वो भी अपन निकालेंगे। लास्ट में अपन प्री बोर्ड भी निकालेंगे, यहाँ पे करेंगे। तो ऐसी कोई बात नहीं है, मैथ में टेंशन लेने की आपको आवश्यकता नहीं है। अब आप टेंशन फ्री होके पूरी क्लास को ज्वाइन कीजिएगा। चलिएगा, आज की क्लास का पहला ही क्वेश्चन है स्टूडेंट, देखिएगा। समीकरण निकाय 2x माइनस में y इजिकल टू 1, x प्लस में 2y इजिकल टू 8 का आलेख विधि से हल ज्ञात कीजिए। इसकी संगत रेखाएं y x की जिन बिंदुओं पे मिलती है उन बिंदुओं के निर्देशांक। सबसे पहले हमें क्या है, x और y, x में इसको कन्वर्ट करके इक्वेशन को टेबल बना के ग्राफ खींचना है। और जो ग्राफ की लाइन y x को जिस बिंदु पे काटे ना, उस बिंदु के हमें निर्देशांक बताने हैं। 4 नंबर का क्वेश्चन है। एक और बता देना चाहूंगा मैं, यानी आपका जो पैटर्न है वो जैसे कि संजीव में दिया गया है और ऐसा ही एक्सीलेंट में दिया गया है, सेम पैटर्न रहेगा इसका। यानी आपके 1 से लेके 3 नंबर क्वेश्चन तक 30 नंबरों का काम आएगा। एक एक नंबर के 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे। वे बहुत ही इंपॉर्टेंट है। छोटे क्वेश्चन में क्या है, मार्क्स ज़्यादा खाते हैं, तो अच्छे से कवर करना है। इसके बाद में 2-2 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, 3-3 नंबर के क्वेश्चन आएंगे और 4-4 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। इसके अलावा ये मत सोचना कि 6 नंबर का क्वेश्चन आ जाएगा, 5 नंबर का क्वेश्चन आ जाएगा। यानी 1 से लेके मिनिमम तो 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा और मैक्सिमम 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा। इसके अलावा इससे बड़ा क्वेश्चन पूछेगा नहीं। और क्वेश्चनों की संख्या अब की बार ज़्यादा रहने वाली है, ये अच्छे से सुन लें और पूरा पेपर अच्छे से कवर करना है। तो देखिएगा, इस क्वेश्चन को करते समय आपको सबसे पहले ये इक्वेशन बनानी है कि 1 नंबर इक्वेशन यहाँ पे दिया गया है 2x माइनस में y इजिकल टू 1, 1 नंबर इक्वेशन। सेकंड नंबर है x प्लस में 2y इजिकल टू 8, इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 यहां से करते हैं समीकरण नंबर 1 से। समीकरण नंबर 1 से x का मान कितना आएगा, ये y का मान इस साइड में जाएगा तो 1 प्लस y बटा 2, 1 प्लस ये y इस साइड में जाएगा, प्लस का हो जाएगा, 2 इसके गुणा में है, इसके डिवाइड में चला जाएगा तो भाग में चला जाएगा। अब इससे टेबल बनाते हैं। y का मान ऐसा रखिए जी कि x का मान पॉइंट में न आए, तो यहां पे आपने रख दिया। यदि y का मान 1 हो तो x का मान कितना आएगा, x बराबर 1 प्लस 1 रख दिया, y का मान अपॉन में 2 है, 2 बटा 2 यानी 1 आएगा, 2 बटा 2 1 आएगा। यदि y का मान -1 हो तो x का मान क्या निकलेगा, ये तो प्लस का 1 है, कितना है प्लस का 1 माइनस का 1 बटा 2, प्लस माइनस 0 बटा 2 यानी ये बनेगा 0। कितना बनेगा, 0। तो इसकी जो आपके पास टेबल बनेगी वो ये बनेगी। 2 ही मान निकालने हैं आपको, ठीक है। मैक्सिमम आप 3-4 निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मिनिमम तो आप 2 मान तो निकाल ही सकते हैं, x और y का मान आपने 1 पुट कर दिया, -1 पुट किया तो ये आएगा 1 और -1 पुट किया तो ये आएगा 0। अब इसके बाद में देखिएगा, समीकरण 2 से, समीकरण नंबर 2 से x का मान कितना होगा, x का मान देख लीजिएगा, x का मान हो जाएगा, ये y इस साइड में जाएगा, माइनस का हो जाएगा 8 माइनस में 2y अपॉन में कुछ करना ही नहीं क्योंकि इसके गुणा में 1 है,
तो डायरेक्ट इसको लिख दीजिएगा 8 माइनस में 2y। अब y का मान पुट करेंगे, यदि y इज इक्वल टू 1, अपन 2 रखेंगे, y इज इक्वल टू 2, तो x इज इक्वल टू कितना होगा 8 माइनस 2 गुणा 2, 2 गुणा 2 कितना होगा 8 माइनस में 4, 8 माइनस में 4 हो जाएगा 4। यदि y इज इक्वल टू रखें 3, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 8 माइनस में 2 गुणा 3, 2 तिया 6, तो 8 माइनस में 6 कितना बचेगा 2 बचेगा। तो आपके पास में ये टेबल क्या बनेगी, ये टेबल बन जाएगी x और ये है y का मान आपने 2 पुट किया तो x का मान आ गया 4, और आपने y का मान 3 पुट कर दिया, x का मान आ गया 2, x का मान कितना आ गया 2। अब आपके पास में टेबल है, अब आप अच्छे से इसका ग्राफ बना सकते हैं। ग्राफ बनाना है और एग्जाम में जब क्वेश्चन आता है ऐसा तो आपको ग्राफ मिलेगा, वहां पे जल्दबाजी में आप है ना ग्राफ, कई बार टीचर वहां पे क्या है याद नहीं रहता, तो आप याद बता देंगे कि भी सर हमारे यहाँ पे ग्राफ दिया गया है, तो आप ग्राफ हमें वितरित कीजिएगा, तो वहां पे आपको ग्राफ पेज मिलेगा। ग्राफ पेज तो सभी ने देखा है, उस पे लाइनिंग की हुई मिलेगी, बस आपको पेंसिल से ही बनाना, वहां पे पेन से मत बना देना। ये आपके पास में x है, ये x डैश हो जाएगा, ये नीचे y डैश हो जाएगा, डैश का मीन्स क्या है माइनस में चलेगा, और ये y है। तो 1 2 3 4, और ये जो बीच में इक्वल दूरी है ना, जो आप पैमाना ले रहे हो वो सभी में इक्वल लेना है, जैसे 1 2 3 4 5 6, ये तो आप अलग अलग कर सकते हैं, एक्स वाई में तो अलग अलग ले सकते हैं, लेकिन वाई डैश और वाई में आपको इक्वल डिस्टेंस लेनी पड़ेगी, समान लेना पड़ेगा ये मान। ये -4 -3 -2 -1 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4, ये है -1 -2 -3 -4, और बीच में मूल बिंदु आएगा 0 0। अब आपको x का मान 1 और y का मान 1 दोनों ही प्लस के हैं, तो प्रथम चतुर्थांश में आएंगे, तो x का मान 1 है, y का मान भी 1 है, तो दैट सिंपल यहाँ पे ये पॉइंट आएगा। ठीक है, ये पॉइंट आ गया। अब इसके बाद में है x का मान तो 0 है और y का मान -1 है, x का मान 0 है और y का मान कितना है -1, ये आ गया। अब इसकी लाइनिंग करनी है, दोनों को स्केल की सहायता से मिलाना है। मेरे पास तो स्केल नहीं है, लेकिन अपन क्या करेंगे, कोशिश ये रहेगी कि आपको स्केल से ही मिलाना है। इस प्रकार से इनको मिला दीजिएगा, थोड़ा आगे भी बढ़ा दीजिएगा, इसको थोड़ा पीछे बढ़ा दीजिएगा। ठीक है, इस प्रकार से। तो ये आपने बिंदु P दे दिया, ये बिंदु Q दे दिया, कोई भी। अब इसके बाद में सेकंड नंबर टेबल देखोगे, x का मान कितना है 4 और y का मान है 2। x का मान तो 4 ये रहा और y का मान 2 कहां पे चला गया, लगभग इसके सामने आएगा मान। ठीक है, इसके सामने आएगा। x का मान 2, y का मान 3, x का मान 2 और y का मान 3, लगभग इस लाइन पे ही आएगा। ठीक है ना, इस लाइन पे ही आएगा। अब इन दोनों को मिला दीजिएगा, इसको पीछे की तरफ बढ़ा दें और इसको इस तरीके से बढ़ा दें आगे, ये आगे जाएगी। ठीक है, ये पॉइंट यहां पे आएगा, तो ये आपका हो जाएगा 2,3। ये बिंदु है पी क्यू आर बिंदु है, ये बिंदु एस है, इसके निर्देशांक हैं, इसके हैं 4,2, इसके निर्देशांक कितने हैं 1,1 और इसके निर्देशांक हैं 0,-1। जहां पे ये काटे ये इसका हल हो जाएगा। जहां पे दोनों लाइनें काट रही ना, ये इसका अभिष्ट हल हो जाएगा। तो लिखेंगे अभिष्ट हल ये हो जाएगा x इज इक्वल टू, अभिष्ट हल को लिखेंगे x इज इक्वल टू, x का मान देख लो कितना है इस पॉइंट पे, पहला मान x का होता है तो 2 और y का मान कितना है 3,
तो सेकंड नंबर जो मान होता है वो y का होता है। तो x का मान तो 2 है, y का मान 3 है। ये इसका क्या हो जाएगा, आलेख विधि से हल ज्ञात कीजिए। ये तो इसका हल हो गया। अब आगे क्या पूछा बेटा, आगे पूछा है कि y-x की बिंदुओं पे y-x पे ये लाइनिंग है वो y-x पे जिस बिंदुओं पे मिलेगी। अब देखो y-x पे तो एक तो ये बिंदु है और y-x पे एक बिंदु ये जो कि यहाँ पे लगभग 4 पे काटेगी इसको। तो एक तो आएगा 0,-1 और एक आपके पास में आ जाएगा 0,4। तो लिखेंगे y-x पे बिंदु, y-x पर बिंदुओं के निर्देशांक क्या है, निर्देशांक क्या बनेंगे, ये बन गया, ये P बिंदु लिया आपने तो ये हो गया 0,-1 व ये बिंदु P Q R S T ले लो। T बिंदु कोई है जिसके निर्देशांक y-x का मान तो 0 और y का मान है 4, तो 0,4 होंगे। ठीक है, ये आपको ऐसे क्वेश्चन को करना है। ठीक, ऐसे ग्राफ बनाना है, पेंसिल से बनाना है, अच्छे से बनाना है। ठीक है, ये लाइनिंग है ना वो टेढ़ी मेढ़ी नहीं होनी चाहिए, यानी आपके पास में स्केल होगा, अच्छे से इसको कवर करना है बेटा। इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अब इसका अथवा वाला क्वेश्चन अपन करते हैं। अब देखिएगा स्टूडेंट, इसका जो अथवा वाला क्वेश्चन है 21 का, 5 सेबों और 3 संतरों का कुल मूल्य 35 रुपये है, 2 सेबों और 4 संतरों का कुल मूल्य 28 रुपये है। इस समस्या को बीजगणितीय रूप में व्यक्त कर ग्राफ विधि से हल कीजिए। अब जो आपको ये स्टेटमेंट दिया गया है, हिंदी में जो लाइनिंग दी गई है आपको, उसको पहले आपको मैथ में बदलना है, गणित में बदलना है। यानी बीजगणितीय का मीन्स क्या होता है, गणित में इसको चेंज करना है। अब इसके बाद में जो इक्वेशन बन जाएगी, इक्वेशन बनने के बाद में टेबल बनानी है और टेबल बनाने के बाद में अपन को क्या करना है, ग्राफ खींचना है। तो शानदार सा क्वेश्चन है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। तो इसका सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन, माना एक सेब का मूल्य, माना एक सेब का मूल्य x रुपये व एक संतरे का मूल्य बराबर y रुपये। तो पहली इक्वेशन प्रश्नानुसार क्या बनेगा, प्रश्नानुसार केस फर्स्ट यानी पहली स्थिति, पहले केस से क्या बनेगा, 5 सेब प्लस 3 संतरे इजिकल टू 35 एक नंबर इक्वेशन। सेकंड केस से क्या बनेगा, केस सेकंड से देखिएगा, 2 सेब हैं, कितने हैं, 2 सेब हैं प्लस 4 संतरे हैं, इसका टोटल मूल्य कितना है, 28 रुपये हैं। इक्वेशन नंबर सेकंड है, इक्वेशन नंबर सेकंड है। 1 नंबर इक्वेशन और 2 नंबर इक्वेशन से अब x का मान निकालेंगे। x का मान निकालने के बाद में हमारे पास में y का मान पुट करेंगे तो x की वैल्यू आती जाएगी। लिखेंगे समीकरण नंबर 1 से x का मान कौन बताएगा, बताइए जल्दी से, 35, ये प्लस का है इस साइड जाके माइनस का 3y अपॉन में, ये देखो बेटा मल्टीप्लाई में है, ये भाग में चला जाएगा। अब यहाँ पे सोचना अति आवश्यक है कि y का मान ऐसा रखें कि x का मान पॉइंट में न आए। ठीक है, ऐसी कैलकुलेशन करनी है, ऐसा मान पुट करना है, यहाँ पे आपका दिमाग काम करना चाहिए। तो यदि y का मान मैं रखूं, कितना रख दें, 0 रख दें, y का मान 0, तो कई बच्चों को तो ऐसे समझ में नहीं आता सर जी आपने y का मान 0 क्यों रखा। कई बच्चे ऐसे बोल जाते हैं कई बार क्लास में कि सर जी मैं यहाँ पे y का मान 100 रख देता हूँ। बेटा कोई बात नहीं, 100 रख देते हैं, लेकिन जो पैमाना मापेंगे ना हमारे पास में, तो इतना बड़ा पैमाना नहीं होता, ग्राफ छोटा सा पेज आता है, A4 साइज का ग्राफ आता है, तो उस पर अपन जो बनाएंगे ना तो वो
कुछ एक तो लिमिट होनी चाहिए। अपन कई बोलेंगे तो सर जी हम 10,000 मान लें वाई का मान, अरे बेटा मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, जितनी आपकी मर्जी है, आपको जितनी काउंटिंग आती है उतना बड़ा मान सकते हैं, लेकिन जो ग्राफ बनाएंगे वो कुछ लिमिट में तो होना चाहिए, पेज पे तो आना चाहिए। जो डायग्राम बनाएंगे, लाइनिंग करेंगे, जो बिंदु दर्शाएंगे वो ग्राफ पे तो आना चाहिए। तो ऐसा मान लेना है लगभग भी ज़्यादा बड़ा भी न जाए और हमारा काम भी चलता रहे। तो देखिएगा यहाँ से y का मान मैंने 0 रख दिया। क्यों रखा? क्योंकि y का 0 रखने पे ये 3 है वो 0 चला जाएगा, 0 की तरफ चला जाएगा, तो 35 बचेगा। 35 में 5 का भाग पूरा जाता है और y का मान, x का मान कितना आ जाता है? लगभग 7 आ जाता है। तो इतना बड़ा तो नहीं है 7, यानी 15, 20, 25, इतना बड़ा पैमाना तो नहीं मानना पड़ेगा। 7 में अपना काम चल जाएगा अच्छे से और ग्राफ भी बन जाएगा यहाँ पे। तो x इजिकल टू कितना आएगा? 35/5 यानी 7 आ जाएगा। 35 में 5 का भाग लगाएंगे 7 आएगा। और यदि y का मान कुछ ऐसा माने कि 35 में से 3 को मल्टीप्लाई करके घटाएं तो 5 का भाग पूरा चला जाए, तो या तो इसको आगे लेके जाएं, 5 डिवाइड में आगे, चलो मान लिया ठीक है। अब y का मान 0 मान लिया तो 35 हो गया, 7 आ गया। अब अगर 3 मानेंगे और 5 मान लें, ठीक है, 5 मान लिया y का मान, तो कितना हो जाएगा? x बराबर 35 माइनस में 5 दिए 15/5, 5 दिए 15/5 और 35 में से 15 जाएंगे तो 0 और 20, कितना बचेगा? 20/5 यानी x का मान कितना आ जाएगा? 20 में 5 का भाग लगाएं 4 आएगा। x का मान कितना आएगा? 4 आएगा। तो ज़्यादा बड़ा मान तो नहीं है ना। तो अब इसकी टेबल बना लीजिएगा, इसकी टेबल बना लीजिएगा। तो यहाँ पे आपने x रखा है, यहाँ पे y का मान रखा है 0 तो x का मान आया 7, y का मान रखा है 5 तो x का मान आ गया 4। अब इसके बाद में समीकरण 2 से x का मान कितना आएगा? ये रही 2 नंबर, प्लस का है इस साइड जाएगा, y का मान माइनस का बनेगा, तो 28 माइनस में 4y डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई में है, यहां पे आएगा भाग में चला जाएगा, ठीक है। अब यदि y इजिकल टू क्या रखें भी? कुछ बड़ा मान रखना पड़ेगा हमें, लगभग अपन रख दें 5 रख दें, y का मान 5 रखें, 5 चौके 20, 28 में से 20 जाएंगे 8 बचेंगे, 8 में 2 का भाग लगेंगे तो कुछ सिस्टम अच्छा ही आएगा। यदि y इजिकल टू 5 हो तो x का मान आएगा 5 चौके 20, 28 में से 20 जाएंगे तो आएंगे 8/2 और 8 में 2 का भाग लगेंगे तो आएगा 4, ठीक है। अब इसके बाद में यदि y इजिकल टू, चलो 5 रख दिया, 6 रख दें। यदि y इजिकल टू 6 तो x का मान कितना आएगा? यदि y इजिकल टू 6 तो x का मान आ जाएगा 28 माइनस में 6 चौके 24, 28 माइनस में 24 कितना आएगा? 4 आएगा और 4 में 2 का भाग लगाएंगे तो कितना आएगा? 2 आएगा। 28 में से 24 जाएंगे तो 4 में 2 का भाग लगाएंगे तो 2 आएगा। तो आपकी जो टेबल बनेगी वो क्या बनेगी? आपकी जो टेबल बनेगी वो क्या बनेगी? देख लीजिएगा यहाँ से, ये x है, ये y है, आपने y का मान रखा 5 और एक बार रखा है 6, तो x का मान आ गया एक बार 4 और यहाँ पे आ गया 2। तो ये आपकी टेबल बन गई। अब इस टेबल से आपको क्या बनाना है? ग्राफ खींचना है। तो देखिएगा इस प्रकार से एकदम अच्छे से अलाइनिंग करनी है इसमें, और पेंसिल की सहायता से, और पेंसिल भी क्या है? नुकीली होनी चाहिए। x डैश, ये आपके पास में x है, ये y है और ये है y डैश, ठीक। अब मैक्सिमम मान देख लो कहाँ तक गया, 7 तक गया, y का मान गया 6 तक, तो आपको काउंट करना है वो 7 और 6 तक करना है, ठीक है। x का मान 7 तक काउंट करना है। तो इस प्रकार से 1 2
3 4 5 6 7। ठीक है, जितनी बार देख ले इसमें टेबल में देख लेते हैं मैक्सिमम मान कहाँ तक है, वहाँ तक ही हमें लाइनिंग करनी होती है। 1 2 3 4 5 और यहाँ पे आ जाएगा 6। अब इसी प्रकार से 1 2 3 4 और ये किसके आएंगे, माइनस के। चलो यहाँ पे माइनस का मान है रख देते हैं 1 2, -1 -2 -3 -4। अब देखो पहला पॉइंट है x का मान 7 और y का मान है 0। x का मान तो 7 है और y का मान 0 कहाँ पे है, ये रहा, यहाँ पे आएगा। दूसरा मान है x का मान तो 4 है और y का मान 5 है, 4 और 5। अब देख लेते हैं कहाँ पे आएगा। ठीक है, तो x का मान तो है 4, ये रहा, और y का मान है 5, लगभग ये पॉइंट यहां पे ये पॉइंट बनेगा। थोड़ा नीचा कर देते हैं, यानी आपके तो वहां पे लाइनिंग होगी ग्राफ में, तो वो एक दूसरे को काटती हुई मिलेगी, आपको तो मिलाना नहीं है आगे। अब देखो इन दोनों को मिला दीजिएगा। अब इन दोनों को आप मिला सकते हैं अच्छे से, इस प्रकार से लाइनिंग करोगे ना, वो एकदम सुंदर तरीके से आएगी, एकदम सीध में आएगी। ये लाइनिंग करोगे ना, यानी इस प्रकार से, यानी 4 और 5 पे है ना, तो यहां पे देख लो, यहां पे पॉइंट बन जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद में है हमारे पास में, ये देखो x का मान 4 और y का मान 5, यही पॉइंट है, दोनों में कॉमन आ गया। और x का मान तो 6 है, x का मान तो 2 है, y का मान 6, ये रहा, लगभग यहां पे पॉइंट आएगा। x का मान 2 है तो ये पॉइंट बन जाएगा। थोड़ा इधर कर दो इस साइड में। अब इन दोनों को मिला दो, इनको आगे बढ़ा दो और इसको पीछे की तरफ बढ़ा दो, तो ये लाइनिंग आएगी। अब इस प्रकार से ग्राफ बनेगा, जहां पे दोनों लाइनिंग काट रही है ना, वही इसका क्या होगा, अभिष्ट अलग होगा। तो x का बिंदु x का मान है 4, y का मान है 5, इसके कोऑर्डिनेट लिख दो, ये 7 है, ये है 0 और ये कितना है 2,6, इसको P Q और ये बिंदु है R। ऐसे आपको ग्राफ बनाना था और इसका अभिष्ट हल लिख देना। अभिष्ट हल, x का मान तो है 4 और y का मान है 5, ये इसका अभिष्ट हल हो जाएगा। यानी x का मान तो कितना आएगा, x का मान तो आपके पास में आ जाएगा 4 और y का मान आ जाएगा 5। इस प्रकार से इसका, यानी x आपने क्या माना था, एक सेब का मूल्य, तो सेब का मूल्य कितना आएगा 4 और संतरे का मूल्य आपने माना था y रुपीज, तो एक संतरे का मूल्य कितना आएगा 5। यानी अब क्या है, यहाँ पे थोड़ा अलग हो गया कि सर जी सेब तो महंगे होते हैं और संतरा तो सस्ता होता है, लेकिन यहाँ पे बेटा संतरा महंगा है और सेब क्या है, सस्ते हैं। तो इस प्रकार से आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब देखिएगा स्टूडेंट, 22 नंबर क्वेश्चन है कि एक 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर भुजाओं वाले एक त्रिभुज की रचना कर उसके समरूप एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दिए गए त्रिभुज की संगत भुजाओं की 3/5 गुणी है। यानी 3 ऊपर है 5 नीचे है, तो बड़ा त्रिभुज बनेगा वो बाहर है। ठीक है, मेन त्रिभुज है वो बड़ा है और जो छोटा त्रिभुज बनेगा वो क्या है, इसके अंदर बनेगा। यानी इसका 3/5 गुणा इसकी जो भुजाएं होगी वो त्रिभुज बनेगा अंदर छोटे वाला, उसकी भुजा तो 3 होगी, बड़े वाले त्रिभुज की भुजा होगी वो 5 होगी लगभग। ठीक है, इसमें जो रेशियो आएगा वो 3:5 का आएगा भुजाओं में। बढ़िया क्वेश्चन है, 11 नंबर चैप्टर से उठाया गया क्वेश्चन है। तो सबसे पहले आपको एक जैसे स्केल लिया आपने, स्केल पेंसिल आपके पास में सब कुछ है, लेकिन सबसे पहले आप क्या करोगे, 6 सेंटीमीटर लंबी एक भुजा खींचोगे। क्या करोगे, 6 सेंटीमीटर लंबी एक भुजा आपने इस प्रकार से खींच ली, एक AB जिसकी लंबाई कितनी है 6 सेंटीमीटर है। AB आपने एक भुजा खींची है जिसकी लंबाई है 6 सेंटीमीटर। अब प्रकार की सहायता से प्रकार को 4 सेंटीमीटर ओपन करके
एक चाप लगाओगे यहाँ पे, एक चाप लगाओगे यहाँ पे बिंदु ए से 4 सेंटीमीटर खोल के एक चाप लगाओगे। अब इसके बाद में प्रकार को 5 सेंटीमीटर खोल के बिंदु बी पे रख के उस चाप की तरफ लगाओगे, यानी दोनों चाप एक दूसरे को काटने चाहिए, दोनों चाप एक दूसरे को काटने चाहिए। पहला चाप आपने लगा दिया बिंदु ए से इस प्रकार से, और दूसरा चाप बिंदु आपने इस पे लगा दिया ना, एक तो चाप यहाँ पे लगा दिया आपने और दूसरा चाप लगा दिया बी से ओपन करके प्रकार को यहाँ पे। तो यहाँ पे दोनों चाप एक दूसरे को काट रहे हैं, जहाँ पे चाप एक दूसरे को काट रहे हैं उन बिंदुओं को आपस में मिला दो। ये बिंदु सी मान लिया आपने, ये बिंदु सी मान लिया कि बिंदु सी को ए से मिला दिया और सी को बी से मिला दिया। तो ये आपके पास में 4 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर है, और ये है 5 सेंटीमीटर। कितना है? 5 सेंटीमीटर है। ये एक त्रिभुज बन गया। अब इसके बाद में देखिएगा, न्यून कोण बनाती हुई एक रेखा खींचोगे बिंदु ए से, न्यून कोण बनाती हुई एक रेखा खींचोगे बिंदु ए से और उसको आगे तक इस प्रकार से ए एक्स कोई नाम दे देना, ठीक है। अब सबसे बड़ा मान कौन सा है इसमें? अगर 3 है या 5 है? देखो बताओ, बड़ा मान 5 है ना, तो प्रकार को लगभग 1.5 सेंटीमीटर के अकॉर्डिंग ओपन करके 1 सेंटीमीटर से ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि बीच में अपन चाप लगाएंगे ना बाद में, तो कई प्रकार होते हैं वो क्या 1 सेंटीमीटर से कम नहीं खुलते। कई प्रकार होते हैं वो एक दूसरे को टच भी कर जाते हैं, जैसे प्रकार का नुकीला भाग और पेंसिल का एक दूसरे को टच कर जाते हैं, वो तो हो जाते हैं। लेकिन कई प्रकारों में खासियत है कि वो 1 सेंटीमीटर से कम खुलते नहीं हैं, ठीक है। जो पूरा बंद कर देते हैं ना उसको, जैसे पूरा बंद करने के बाद में भी 1 सेंटीमीटर उसमें जगह रह जाती है पेंसिल और प्रकार के बीच में, तो आपको लगभग 1.5 सेंटीमीटर ओपन करना है, यानी 1 सेंटीमीटर से ज़्यादा ओपन करके समान लंबाई। अब बाद में ऐसे हिलाना नहीं बेटा, अब आपने प्रकार को ओपन कर दिया ना, तो इतनी दूरी लेके जितना ये ले रखा है उतना क्या करोगे 5 हिस्सों में इसको बांटोगे। थोड़ा बड़ा ले लेते हैं भाग इसका, क्या करोगे इसको 5 हिस्सों में बांटोगे, तो 1 2 3 4 और ये है 5 हिस्सों में इसको बांट दिया। और पांचवें हिस्से को क्या करोगे, पांचवें हिस्से को इस A5 से मिलाओ। इसका नाम दे देना आपने दे दिया होगा A1 A2 A3 A4 और ये होगा A5। पांचवें हिस्से को यानी नीचे जो नंबरिंग होती है उसको ही इस बिंदु से मिलाते हैं। अगर नीचे 3 होता तो तीसरे बिंदु को मिलाते, अगर नीचे 5 है तो पांचवें बिंदु को B से मिलाते हैं। इतना काम कर लिया। अब अपनी मर्जी से क्या करोगे, A5 पे रख के प्रकार को एक चाप लगाओ। क्या करोगे, एक चाप लगाओगे, एक आर्क लगाओगे। इस प्रकार से आपने एक आर्क लगा दिया। एक आर्क लगाने के बाद में उतना ही प्रकार को खुला रखना है जितना आपने आर्क लगाया है। अब प्रकार को A3 पे रखे, A3 पे रखे और इस प्रकार से एक चाप लगाना है, इस प्रकार से एक चाप लगाना है। उतना ही प्रकार को खुला रखा है, A3 पे रख के इस प्रकार से चाप लगा दी। अब प्रकार की सहायता से इस चाप की लंबाई ज्ञात कर लो, इन चाप की लंबाई ज्ञात कर लो। जहां पे ये काटेगा ना वहां पे काट दो, जहां पे ये काटे उनको काट दो। अब इन दोनों को मिला दो, यानी A3 को और जो जहां पे चाप काट रहे हैं उनको आपस में मिलाओगे तो ये बिंदु ABCD, ये बिंदु D पे क्या करेगा, इसको AB को टच करेगा। ये बिंदु A3 ऐसे जो लाइन खींचोगे वो AB को बिंदु D पे टच करेगी, ठीक है। इतना कर लिया। अब इतना करने के बाद में प्रकार को अपनी मर्जी से खोल के एक चाप लगा दो और यहाँ पे एक आपने चाप लगा दिया। यहाँ पे आपने क्या किया, एक चाप लगा दिया ऐसे, ठीक है। यहाँ पे रख के चाप लगाने के बाद में बेटा क्या करना है, उतना ही प्रकार को खुला रखना है जितना आपने यहाँ पे चाप लगाया, और उतना ही क्या करोगे यहाँ पे एक चाप लगा दो, उतना ही यहाँ पे क्या करोगे एक चाप लगा दो। अब प्रकार की सहायता से चाप की लंबाई ज्ञात करो। प्रकार की सहायता से चाप की लंबाई ये है,
प्रकार की सहायता से चाप की लंबाई ये है। अब जहां पे ये काट रहा है ना, अब इन दोनों को जहां पे ये काटेगा, अब इन दोनों को क्या करोगे, बिंदु डी से आगे मिला दो। थोड़ा बांका टेढ़ा हो गया है तो कोई बात नहीं है, आपके पास में प्रकार है, सब कुछ है, स्केल है और पेंसिल है, तो इस प्रकार से आप इसको आगे मिलाओगे। ये बिंदु ई पे मिलेगा, ये बिंदु ई पे मिलेगा। अब आप बताओगे कि A3D A5B के क्या है, समांतर है। तो DE BC के क्या होगी, समांतर, यानी ये रेखा इस रेखा के क्या होगी, समांतर होगी। यानी अब आप से रचना करनी है आपको। रचना तो हिंदी में लाइन तो लिखनी पड़ेगी, रचना नाम लिखोगे ऐसे, यहाँ पे पहला लिखोगे। सबसे पहले हमने AB एक रेखाखंड 6 सेंटीमीटर का खींचा। अब इसके बाद में प्रकार की सहायता से प्रकार को 4 सेंटीमीटर खोल के बिंदु A पे रख के चाप लगाया और प्रकार को 5 सेंटीमीटर ओपन करके एक बिंदु B पे रख के चाप लगाया। जहां पे दोनों बिंदु काट रहे हैं, यानी बिंदु C पे काट रहे हैं, अब बिंदु A को और B को बिंदु C से मिला दिया तो हमारे पास में एक ABC त्रिभुज की रचना हो गई। इसके बाद में बिंदु A से न्यून कोण बनाती हुई एक रेखा AX खींची है, उस पे हमने A1 A2 A3 A4 A5 जो कि समान लंबाई के चाप लगाए हैं। A5 को बिंदु B से मिला दिया। अब A3 पे रख के हमने एक चाप लगाया, जहां पे दोनों चाप काट रहे हैं वो A3 को आगे बढ़ाया बिंदु AB पे, रेखा AB पे बिंदु D पे ये मिलेगी उसको आके। अब बिंदु D से हमने एक चाप लगाया, ठीक है, बता दोगे, और बिंदु D से अपन ने E को मिला दिया तो हमारे पास में जो रेखा DE प्राप्त हुई है वो क्या हुई है, BC के समांतर प्राप्त हुई है। अब ये त्रिभुज बन गया ADE, एक त्रिभुज बन गया ABC, यानी जो बड़ा त्रिभुज है उसकी भुजा का रेशो छोटे त्रिभुज की भुजा के रेशो के अनुपात में क्या होगा, 3:5, यानी नीचे छोटे वाले त्रिभुज की तो भुजा का रेशो है वो 3 है और बड़े वाले त्रिभुज की भुजा का रेशो है वो 5 है। यानी सपोज करो अगर ये आपके पास में AB 5 सेंटीमीटर है तो ये इसका क्या है, 3 है, यानी ये कितना होगा, 3 सेंटीमीटर, यानी ये इससे क्या कितना बड़ा होगा, 2 सेंटीमीटर बड़ा होगा। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे, यहाँ DE समांतर है, समांतर का ये साइन होता है, समांतर है, पैरेलल है BC के, और एंगल A इज इक्वल टू एंगल A क्या है, उभयनिष्ठ। कौन सा है, उभयनिष्ठ है। तो लिखोगे त्रिभुज ADE समरूप है त्रिभुज ABC के, छोटे वाला त्रिभुज बड़े वाले त्रिभुज के क्या है, समरूप है। और समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है, संगत भुजाओं का रेशो इक्वल होता है। तो यहाँ पे लिखोगे AD अपॉन में, आपने लिख दिया AD अपॉन में AB इज इक्वल टू AE अपॉन में AC इज इक्वल टू ये लिखोगे DE अपॉन में BC इज इक्वल टू 3/5 इज इक्वल टू 3/5, यानी ये इसकी कौन सी गुना हो जाएगी, 3/5 गुनी हो जाएगी, यानी ये इसकी संगत भुजाएं 3/5 गुनी हो जाएगी। दैट्स ऑल। समझ में आया ना अच्छे से, किस प्रकार से करना है बार बार ट्राई कीजिएगा। एग्जाम से पहले पेंसिल, प्रकार और स्केल की सहायता से बनाने की कोशिश कीजिएगा। जितना ज़्यादा एग्जाम्पल निकालोगे, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, और जो भी आपके प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं उसको टाइम के हिसाब से कीजिएगा। 1-2 प्रैक्टिस सेट हैं उसको टाइम के हिसाब से कीजिएगा तो आपकी टाइमिंग भी अच्छी बन जाएगी। इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। नेक्स्ट करते हैं। अब देखिएगा स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है अथवा वाला 22 का कि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वर्त बनाइए। अब इसके बाद में सकेंद्रीय वर्त, यानी अब इसके बाद में एक ही केंद्र होना चाहिए, वहीं पे रख के एक बड़ा वर्त बनाइए 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का। और 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के वर्त की परिधि पे कोई बिंदु P लेके छोटे वर्त की परिधि पे आपको क्या खींचनी है, स्पर्श रेखा खींचनी है।
तो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, शानदार है। क्या करेंगे, सबसे पहले 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक क्या बनाएंगे, गोला यानी वर्त बनाएंगे। इस प्रकार से राउंड कर दिया मैंने, और ये क्या है 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का है। अब इसके बाद में 5 सेंटीमीटर त्रिज्या लेके सेकेंडर यानी यहीं पे रख के प्रकार को 5 सेंटीमीटर ओपन कर लो। यहीं पे रख के प्रकार को क्या करोगे, 5 सेंटीमीटर ओपन कर लो, और एक क्या कर दो, इस प्रकार से सर्कल कर दो। इस प्रकार से आपको क्या करना है, सर्कल करना है। तो यहाँ पे ले लिया आपने और इस प्रकार से खींच देना। यहाँ पे ठीक है, इस प्रकार से खींच दिया। तो ये क्या बन गया, एक 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का वर्त बन गया। कुछ गोल बना है क्या, चलो कोई बात नहीं, अंदर वाला तो गोल दिखाई दे रहा है, बाहर वाला आपके पास में प्रकार होगा तो आप अच्छे से बना पाओगे बेटा। आपने ये सेकेंडर यानी एक ही इसका केंद्र है, बिंदु ओ मान लिया। अब यहाँ पे कोई बिंदु आपने ले लिया, पी बिंदु ले लिया, जो कि ये तो 3 सेंटीमीटर है और ये क्या है 2 सेंटीमीटर है। टोटल मिला के कुल कितना हो गया, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या होगी, ठीक है ना। तो यहां से इसकी इस त्रिभुज पे हमें क्या खींचनी है, स्पर्श रेखा खींचनी है। क्या करेंगे, प्रकार को लगभग 3 सेंटीमीटर ओपन करके 4 कर लेना। 5 से कम होना चाहिए, 5 से तो कम होना चाहिए, और 2.5 से ज़्यादा होना चाहिए, यानी आधे से ज़्यादा प्रकार को खोल के। यानी अब ओपी भुजा का हमें समद्विभाजन करना है, ओपी भुजा का समद्विभाजन करना है, वो प्रकार की सहायता से ही करना है, ठीक है। मैंने 3 सेंटीमीटर खोल के इसको एक चाप लगा दिया यहाँ पे, और यहाँ पे भी एक चाप लगा दिया। आप जानते हैं 3 सेंटीमीटर तो इस वर्त पे ही आएगा ना, इस वर्त पे ही आएगा। उतना ही प्रकार को खुला रख के अब बिंदु P पे रखोगे तो यहाँ पे और यहाँ पे, बिंदु P पे रख के एक चाप लगाओगे तो ये चाप एक दूसरे को काटेंगे। अब इसको क्या करोगे आप, डैश डैश की सहायता से, डैश डैश की सहायता से मिलाओगे तो ये बिंदु आपके पास में आएगा O डैश, ये बिंदु आएगा O डैश, जो कि OP का क्या होगा, सेंटर पॉइंट होगा, मध्य बिंदु होगा। अब आपको O डैश P या O डैश O त्रिज्या मान के एक वर्त खींचना है। यहां पे प्रकार को रखना है, डैश 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 डैश, ऊपर डैश डैश, नीचे डैश डैश, क्या खींचोगे, एक वर्त खींचोगे। तो इस प्रकार से, ठीक है, तो इस प्रकार से एक वर्त गुजरेगा। अच्छा, कोई बात नहीं, ठीक है, इस प्रकार से आपका क्या गुजरेगा, एक वर्त गुजरेगा। और जहां पे ये वर्त काटेगा ना, जहां पे ये वर्त काटेगा, इनको बिंदु P से मिला दो, इनको बिंदु P से मिला दो। ये क्या हो गई, स्पर्श रेखा की स्पर्श रेखा की रचना हो गई। और इसको O से मिला दो तो स्पर्श रेखा त्रिज्या के साथ में हमेशा 90 डिग्री का कोण बनाती है। ये हो गया 3 सेंटीमीटर और ये आपके पास में होगी 5 सेंटीमीटर त्रिज्या, इसके साथ में 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। अब हमें क्या बोला गया, और इसकी लंबाई मापी, स्केल की सहायता से माप सकते हैं, स्केल की सहायता से माप सकते हैं। और अगर ऐसे नहीं निकालना चाहते तो आप बेटा एक समकोण त्रिभुज बना लीजिएगा। क्या बनेगा आपके पास, समकोण त्रिभुज P, ये हो गया R और ये हो गया बिंदु S। कोई भी एक त्रिभुज ले लीजिएगा, त्रिभुज P R O एक समकोण, और समकोण त्रिभुज कौन सा होता है, समकोण त्रिभुज है। और समकोण त्रिभुज वह त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 डिग्री का होता है। अब देखो 90 डिग्री का है। अब इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगेगी, पाइथागोरस प्रमेय क्या बनेगा, पाइथागोरस प्रमेय लगाओगे तो ये बनेगा कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू आधार का स्क्वायर प्लस में लंब का स्क्वायर। कर्ण जो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा, OP कितना है 3 + 2 5, 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू आधार क्या है, आधार आपने ये मान लिया तो 3 सेंटीमीटर हो गया, कितना हो गया 3 का स्क्वायर, प्लस में लंब, लंब आपने मान लिया PR,
कितना है, पी आर लंब है, पी आर का स्क्वायर। तो हमें तो निकालना है पी आर, तो पी आर का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25 माइनस 3 का स्क्वायर 9। 25 माइनस में 9 घटाएंगे तो कितना आएगा, इसमें से चला जाएगा लगभग 3 है ना, और ये 5 है, तो हमारे पास में 16 बचेगा। 16 बनेगा क्या, ठीक है 16 बचेगा। 25 में से 16 जाएंगे, 25 में से 9 जाएंगे तो 5 ऊपर से चला जाएगा। अब इसके बाद में 20 में से हमें 4 निकालना है और ये 16 बन जाएगा। अब देखिएगा पी आर इज इक्वल टू, इस पे क्या लेना है, रूट लेना है। यहां से स्क्वायर हटाओगे इस पे रूट लग जाएगा और ये प्लस माइनस के रूप में 4 आएगा, लेकिन प्लस माइनस आपको लेना नहीं, आपको प्लस वाला लेना है, प्लस 4 सेंटीमीटर। तो इसकी जो लंबाई आएगी स्पर्श रेखा की वो कितनी आएगी, 4 सेंटीमीटर आपके पास में इसकी लंबाई आ जाएगी। समझे, इस प्रकार से आपको पहले रचना भी करनी है, अभी स्पर्श रेखा की रचना करनी है। रचना जो हिंदी में लाइन होती है वो लिखनी है बेटा। सबसे पहले हमने 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बनाया, अब इसके बाद में सकेंद्र वृत्त यानी प्रकार को अब 5 सेंटीमीटर त्रिज्या और लेके एक बड़ा वृत्त बनाया, जो कि दोनों का क्या है, केंद्र क्या है, एक ही है। अब इस बड़े वाले वृत्त पे हमने क्या है, एक बिंदु P ले लिया। अब वो P रेखा का समद्विभाजन कर लिया। समद्विभाजक जो बिंदु है वो O डैश है, O डैश O को हमने त्रिज्या लेके एक वृत्त खींचा, जो कि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त को P R और S बिंदु पे काट रहा है। अब बिंदु R और S को क्या P से मिला दिया। तो इस प्रकार से स्पर्श रेखा की रचना हो गई, और स्पर्श रेखा की रचना की आपने इसकी लंबाई है वो पाइथागोरस प्रमेय से निकाल दी, यानी 4 सेंटीमीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा स्क्रीनशॉट लीजिएगा, अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखिएगा स्टूडेंट, 23 नंबर क्वेश्चन है कि एक पौधे की 40 पत्तियों की लंबाइयां निकटतम मिलीमीटरों में मापी जाती हैं। एक पौधा है, उसकी 40 पत्तियां हैं और 40 पत्तियों की लंबाई है वो मिलीमीटर में मापी जाती है, तथा प्राप्त आंकड़ों को निम्नलिखित सारणी में निरूपित किया गया इस प्रकार से। ठीक है, ये पत्तियों की संख्या है, यहाँ पे पत्तियों की जो लंबाई है वो क्या है, मिलीमीटर में है। पत्तियों की माध्यक लंबाई, या आपको माध्यिका या माध्यक लंबाई ज्ञात करना है। तो माध्यक में अपन क्या निकालते हैं, CF निकालते हैं, लेकिन इसका अंतराल देखो थोड़ा चेंज है। 118 से 126 है, फिर 126 से कुछ होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे क्या 127 से 135, फिर 135 से नहीं 136 से आगे एक बढ़ा के दिया गया। तो पहले इसके जो अंतराल है उसको सही कर लेते हैं। तो लंबाई मिलीमीटर में इसके अंतराल को सही करेंगे बेटा। अंतराल को सही करने के लिए बता देता हूं मैं आपको कि जो छोटा नंबर है उसमें से तो 0.5 को घटा दो। जो छोटा नंबर है, जैसे आपके दिया गया 118, इसमें से तो 0.5 को घटाओगे, और जो बड़ा नंबर दिया गया 126, उसमें क्या करोगे, 0.5 को जोड़ोगे। इसमें से 0.5 घटाओगे तो ये आएगा 117.5 से 126.5, 126 प्लस 0.5 जोड़ दिया। अब ये क्या हो जाएगा, इसमें से घटाओगे 0.5 तो ये बनेगा 126.5 से 135.5, तो ये बनेगा 135.5 से 144.5, ये बनेगा 144.5 से 153.5, ये बनेगा 153.5 से 162.5, 162.5 से 171.5, और ये बनेगा 171.5 से 171.5 से 180.5, ये अंतराल है इसका चलेगा। अब इसके बाद में हमें क्या करना है, इसके बाद में हमें CF निकालना है। F आपको दिया गया है, CF आपको निकालना है। तो संचयी बारंबारता बोलते हैं इसको CF। 3 में 5 जोड़ा 8, 8 में 9 जोड़ा 17, 17 में 12 जोड़ दिया
39, 17 में, ओह 39 कैसे, 29, 17 में 12 जोड़ा 29, 29 में 5 जोड़ दिया कितना हो जाएगा 33 और 34 हो जाएगा। 34 में 4 जोड़ दिया 38 और 38 में 4 2 जोड़ोगे तो आएगा 40। और यहाँ पे कितना दिया गया 40 पत्तियों की संख्या, तो कैपिटल एन का मान कितना आएगा 40 आएगा। कैपिटल एन का मान कितना आएगा 40 आएगा। तो यहाँ पे लिखते हैं n/2 यानी 40/2, 40 में 2 का भाग 20 से ठीक बड़ी CF संचयी बारंबारता कितनी है, 20 से ठीक बड़ी 29 है। कितनी है 29 है। तो अंतराल कौन सा आएगा, ये देख लो, ये अंतराल आएगा। ठीक है, अब ये वाला लेना है जो आपने चेंज कर रखा है बेटा, 145 से 153 मत ले लेना, यही आपको लेना है 144.5। तो अंतराल हो जाएगा 144.5 से 153.5। तो यहाँ L का मान जो निम्न सीमा होती है वो 144.5। H का मान देख लो, डिफरेंट कितने का है, डिफरेंट देख लो कितने का है, यहाँ पे 0.5, 44, 6, 7 कितने का है, H का मान है 7। H का मान कितने का है, इन दोनों के बीच में डिफरेंट चेक करोगे तो 13 में से 4 जाएंगे, 44, 6 और 3 9, 9 का है बेटा, 7 का नहीं है, 9 का है। ठीक है, और F का मान देखो, इसके सामने वाला ये F का मान होता है, ये हमेशा F का मान होता है, तो F का मान हो जाएगा 12 और CF का मान होता है इससे ठीक पहले वाली यानी 17 हो जाएगा। अब माध्यक का फॉर्मूला क्या होता है, कैपिटल M, L प्लस n/2 माइनस में CF अपॉन में F इंटू H। ठीक है, तो ये माध्यक M = L का मान 144.5 प्लस n/2 40/2 20 माइनस में CF का मान 17, F का मान 12 गुणा ये आएगा 9, 3 से काट दो, 3 × 9, 3 चौका 12, M का मान आएगा 144.5 प्लस 20 में से 17 3 का 3 के साथ में मल्टीप्लाई बटे 4, तो ये आएगा 144.5 प्लस 9 में 4 का भाग लगाओ, 4 दूनी 8 बचेगा 1, फिर 4 दूनी 8, फिर 2 4 5 20। तो ये माध्यक आएगा हमारे पास में 144 और 2 146 पॉइंट, अब आ जाएगा 75, कितना आ जाएगा 75। तो माध्यक हमारे पास में आएगा 146.75 mm। लंबाई नापी है ना हमने, लंबाई का निकाला है तो mm कर देना। पत्तियों की लंबाई का जो माध्यक है वो 146.75 mm आएगा। ठीक है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से पूरा क्वेश्चन ऐसे ही करना है, तभी आपको जाके एग्जाम में अच्छे नंबर मिलेंगे पूरे में से पूरे। ठीक है, ये बात सारी लिखनी पड़ेगी कि यहाँ ये L का मान इतना है, F का मान इतना है, CF का मान इतना है, ये इसका फॉर्मूला होता है। इस प्रकार से अच्छे से कवर करोगे तो अच्छे नंबर मिलेंगे। चलिएगा स्क्रीनशॉट लीजिएगा, नेक्स्ट पे चलते हैं। अब देखिएगा स्टूडेंट, 23 का अथवा वाला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित आंकड़े किसी गांव के 200 परिवारों के कुल मासिक घरेलू व्यय के बंटन को दर्शाते हैं। इन परिवारों का माध्य मासिक व्यय ज्ञात कीजिए। तो अब यहाँ पे व्यय आपको रुपए में दिया गया है कि 1000 से 1500 के बीच में जो खर्चा करते हैं उन परिवारों की संख्या 24 है। जो 1500 से लेके 2000 के बीच का व्यय करते हैं, खर्चा करते हैं मंथली, उन परिवारों की संख्या 40 है। और जो 2000 से 2500 के बीच में खर्चा करते हैं उन परिवारों की संख्या 33 है।
28, 30 इस प्रकार से परिवारों की ये संख्या दी गई है, यानी FI का मान दिया गया है। अब हमें इसका क्या निकालना है, मासिक माध्य मासिक व्यय ज्ञात कीजिए, माध्य निकालना है। तो माध्य निकालेंगे तो सबसे पहले हमारे पास में XI का मान होना चाहिए। तो XI का मान होता है जो अंतराल दे रखा है उनके बीच का मान। अब 1000 से 1500 के बीच का मान कितना है, 1250। कितना है, 1250। सर जी कैसे पता चला, बेटा ऐसे 1000 प्लस में 1500, 1000 प्लस 1500 को जोड़ के 2 का भाग लगा दीजिएगा, यानी 2500, और 2500 में 2 का भाग लगाओगे तो आएगा 1250, यानी 1250 आएगा। तो यहाँ पे लिखो 1250, ये आ जाएगा आपके पास में 1750, ये आ जाएगा 2250, ये आ जाएगा 2750, ये आ जाएगा 33 और 37, 3000 से 3500, 3250, ये आएगा 3750, ये आएगा 4250, और ये आ जाएगा 4750। कितना आएगा, 4750 इसके बीच का मान आएगा। अब हमें तो UI निकालना है। UI का फॉर्मूला आप जानते हैं, UI का फॉर्मूला होता है XI माइनस में A अपॉन में H। तो यहाँ पे XI माइनस में A होता है बीच का मान। लगभग मैंने ले लिया 2750 ले लिया। कितना, 2750, और H का मान कितना है, H का मान आप जानते हैं 500 है। H का मान देखो, इसके बीच का डिफरेंट देख लो, 1000 और 1500 के बीच का डिफरेंट कितना है, 500 है। तो H का मान कितना है, 500 है। तो यहाँ पे लिखोगे, यहाँ कल्पित मान A इज इक्वल टू, कल्पित मान A इज इक्वल टू 2750, और क्या लोगे, H का मान कितना है, 500 है। H का मान कितना है, 500 है। अब ये फॉर्मूला होता है। UI से सर जी आप क्यों करोगे, बेटा इसका देखो आप प्रत्यक्ष विधि से भी कर सकते, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन प्रत्यक्ष विधि से करोगे तो 1250 का गुणा 24 के साथ में, 1750 का गुणा 40 के साथ में, 33 का गुणा 2250 के साथ में, इतनी बड़ी कैलकुलेशन करोगे तो यहाँ पे क्या है, गलती होने के चांस ज़्यादा होते हैं। तो आप UI से करोगे ना, तो इसमें क्या है, हमारे पास में जो U का मान आएगा वो छोटा आएगा, और छोटा मान आएगा तो 24 के साथ में, 40 के साथ में, 33 के साथ में गुणा कर देंगे, 1 2 3 4 ये नंबरिंग आएगी। ठीक है, तो यहाँ से देखिएगा, मैं 1250 में से 2750 को घटाता हूँ, यानी 2750 ज़्यादा नंबर है। तो बेटा यहाँ पे वैल्यूज एक मैं सॉल्यूशन करके बता देता हूँ आपको कैसे करना है, कि आप लिखोगे 1250 माइनस में 2750 बटे 500, एक तो ये आएगा। तो अब इसमें से घटाओगे ना आप, तो आपके पास जो नंबर आएगा वो माइनस का आएगा। अब 2750 में से 1250 घटा के देख लो कितना आएगा, 50 से 50 चला जाएगा, और 5 और 1 1500 बचेगा। कितना बचेगा, 1500, और 1500 में आप 5 का भाग लगाओ तो माइनस का 1500, यानी माइनस के 3 आएंगे। 500 का भाग लगाओ तो कितना आएगा, माइनस के 3 आएंगे। तो ये माइनस का 3, ये माइनस का कितना है, ठीक है 1500 बच गया। यहाँ पे बचेगा हमारे पास में 1750, 2700, 1000, माइनस के 2, माइनस का 1, 0, 1, 2, 3, 4। ये फायदा है इसका UI का। अब आगे बेटा आपको कैलकुलेशन करनी नहीं होती है, ठीक है। अगर आपने ये बीच का मान सही चल रहा है, आपका एकदम गैप सही चल रहा है ना, सही लिया है, तो यहाँ पे ये ही ऐसे ही मान चलेगा। बीच का उठाओगे, जितना प्लस का बचेगा उतना ही माइनस का बचेगा, लेकिन इसमें बीच का है नहीं, सम नंबर है, तो कोई बात नहीं। 4 माइनस के, प्लस के बच गए, 3 माइनस के बच गए। 0 आएगा उससे नीचे, काउंटिंग वैसे बढ़ती जाएगी जैसे कि ऊपर आ रही है। अब हमें क्या करना है, FI और UI का गुणा करना है। FI और UI का गुणा, जैसे कि 24 का मल्टीप्लाई 3 के साथ में, 24 दूनी 48, 24 3 72, तो माइनस के 72, 40 दूनी 80, माइनस के 80, 33 एकम 33, तो माइनस के 33, और 0 का गुणा 28 के साथ में 0, 30 एकम
30, 22 दूनी 44, 22 दूनी 44, 16 3 48, ये क्या बनेगा 16 3 48 और 7 चौके 28, 7 चौके 28। अब माइनस वालों को एक तरफ जोड़ दो और प्लस वालों को एक तरफ जोड़ोगे तो ये 3 और 2 5, 15 और 3 18, 15 और 3 18 यानी 185 आएंगे। अब इनको जोड़ दो 8 और 8 16 और 4 20, 20 और 7 और 6 13 और 13 और एक आंसर लग जाएगा हमारे पास में और 2 आंसर लग जाएगी 13 और 2 15, 150। अब देखो माइनस का नंबर ज़्यादा है, कितना है ये तो 185 है, ये प्लस के 150 है, तो कितना बच जाएगा यहाँ से 0 5 और 3 35, कितना बचेगा यानी लिखोगे सिग्मा एफ आई यू आई इज इक्वल टू माइनस के 35, कितना बचेगा माइनस के 35 बचेंगे। अब देखो इसके बाद में फॉर्मूला तो आप अच्छे से जानते होंगे, इसका मान कितना है 200 परिवार है ना, तो लिख देना यहाँ पे सिग्मा एफ आई का मान है 200। तो माध्य का फॉर्मूला होता है, किससे करोगे पग विचलन से कर रहे, तो माध्य का फॉर्मूला रहेगा ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन में सिग्मा एफ आई इन टू एच। ए का मान कितना है, ए का मान आपने लिया 2750, कितना 2750 प्लस ये देखो इसका मान कितना है माइनस के 35, इसका मान कितना है 200 और इसका मान कितना है 500। डबल जीरो से डबल जीरो को सल्टाया, डबल जीरो से डबल जीरो को कैंसिल कर दिया, आज का मान 500 है ना इसलिए। अब इसके बाद में देखो माध्य एक्स बार से डिनोट करते हैं, तो एक्स बार इज इक्वल टू 2750 प्लस और माइनस का गुणा माइनस 35 दूनी 70, 70 दूनी 140, 140 170 और 175, कितना आएगा 175, 35 5 175 बटा 2, ठीक है। तो ये है एक्स बार का मान कितना आ जाएगा 2750 और यहां से इसका भाग लगा दो माइनस के 8 दूनी 16, ये बचेगी 8 दूनी 16, 1 7 दूनी 14 पॉइंट 5, 5 दूनी 10, तो हमारे पास में ये आएगा 87 पॉइंट, इसमें से घटाएंगे 87.50 कर दो 5 कर दो, एक ही बात है, ठीक है। अब इसमें से एक्स बार का मान कितना आएगा 0.50 यहाँ से निकाल दिया तो 0.50 बचेगा, 0.50 बचेगा, ठीक है 0.50 निकाली। अब यहाँ पे कितना बच गया 9, 9 में 7 जाएंगे तो 2, यहाँ पे बच गया 4, 14 हो जाएंगे, 14 में से 6 जाएंगे 8 जाएंगे तो 6, यहाँ पे बच गया 6, 2600, 2662.50, 2662.50 रुपये क्या आएगा इसका माध्य आएगा। 200 परिवारों का मासिक व्यय आ जाएगा, मासिक व्यय का माध्य आ जाएगा कि 2662.50 रुपये इसका व्यय है। तो आज की क्लास में अपन ने 23 नंबर क्वेश्चन तक कंप्लीट किया, यानी ये मॉडल पेपर हमारा तीसरा चल रहा था वो भी कंप्लीट हो चुका है। कोई भी दिक्कत लग रही है आपको कोई भी क्वेश्चन में तो आप बेझिझक कमेंट बॉक्स में छाप सकते हैं, या मैंने आपको अपने व्हाट्सएप नंबर दे रखे हैं, वहां से आप मेरे को व्हाट्सएप पे भी कोई क्वेश्चन सेंड कर सकते हैं, उसका सॉल्यूशन भी आपको तत्पर दिया जाएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारे प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास में आए। अब अपन एक्सीलेंट की डेस्क वर्क भी शुरू करने वाले हैं, तो तुरंत ही जाके चैनल को सब्सक्राइब करें, पास में लगी बेल आइकन को दबाएं, क्लासों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमारा भी मोटिवेशन बना रहे। चलिएगा आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे कुछ नए के साथ। जय हिंद, जय भारत।